Hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की ये जो वीडियो है, ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 2026 में CUET पीजी का एग्जाम देंगे फॉर एडमिशंस इन मास्टर्स। ठीक है, जिन जिन बच्चों को मास्टर्स में एडमिशन लेना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात करने वाले हैं जिनको MSc बॉटनी परस्यू करना है। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, क्या क्या टॉपिक्स आप लोग फॉलो करें, क्या स्ट्रैटेजीज आप लोग अपनाएं, वो सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले। ठीक है, सो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली 2026 में CUET पीजी बॉटनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ जनरलाइज टिप्स की हम लोग बात करेंगे जो आप लोग और सब्जेक्ट्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स है, ठीक है, चाहे वो CUET पीजी लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, कुछ भी है, या फिर आप लोग अगर किसी और स्ट्रीम से हैं, ठीक है, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज से है, कॉमर्स से है, तो भी आप लोग वो जनरलाइज टिप जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग भी करने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं, सो मैं इस चैनल पे बहुत समय से वीडियोस बना रही हूँ। माय नेम इज भूमिका शर्मा एंड आई एम एन MSc फाइनल ईयर स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो मैंने खुद ने CUET पीजी दिया था। CUET पीजी 2024 मैंने दिया था, एंड मैंने दिया था बॉटनी एंड लाइफ साइंसेस का एग्जाम। एंड CUET पीजी बॉटनी देने के बाद ही मुझे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिला। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की पिक्चर है। ठीक है, एंड जो आप लोगों ने थंबनेल में भी पिक्चर देखी है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की पिक्चर है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर, एंड कुछ जनरलाइज टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप लोग अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके। वो सारी बात हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर करने। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात हो रही है व्हाट यू विल गेट इन द वीडियो। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे CUET पीजी का। ठीक है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या फॉर्म की फीस है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब एग्जाम होगा, कब आप लोग के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो सारी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग स्पेसिफिकली बॉटनी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ओवरव्यू है जनरलाइज्ड है, ये सबके लिए है ना। ओवरव्यू के अंदर हम लोग बॉटनी के सिलेबस की स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए है, मैंने बताया, जो बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग बॉटनी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी या आई वुड से कि कुछ अप्रोचेस जो आपको फॉलो करने चाहिए। ये जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर, अभी ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगी, टुडे इज 18 दिसंबर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आप लोग को ये वीडियो मिलेगी। सो अब से लेके आप लोग अपने मार्च तक, ठीक है, मार्च के अंदर जो है CUET पीजी का एग्जाम होगा। मार्च 2026 के अंदर, मार्च 2026 के अंदर CUET पीजी का एग्जाम होगा। तो तब तक आप लोग किस तरीके से एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चले, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, एंड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है जो बेसिकली हाई रीडिंग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, यानी कि जिनका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, जिनका वेटेज ज्यादा है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि अगर आपकी जो है 14 यूनिट्स हैं तो 14 में से आप 4 यूनिट पूरा छोड़ के चले जाओ, मैं ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ। आई टेल यू कि कौन सी यूनिट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी यूनिट्स पे आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है, वो बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरलाइज चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अच्छा हाँ, बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात भी हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये वीडियो बॉटनी वाले बच्चों के लिए बन रही है, तो जो MSc बॉटनी का कोर्स है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है बॉटनी, MSc बॉटनी डिग्री जो है वो पाई जाती है। ठीक है, या अवेलेबल है परस्यू करने के लिए। बिकॉज जब मैंने भी
एमएससी बॉटनी के लिए सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, तब भी आई सॉ कि बहुत कंपटीशन है। जब आप लोग अपना प्रेफरेंस बना रहे होते हैं, आप लोग देख रहे होते हैं कॉलेजेस, तो उस टाइम पे आपको पता चलता है कि कितने कम नंबर ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो है वो ये कोर्स ऑफर करती है। सो ये एक रीजन है कि कंपटीशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, कंपटीशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। सो अगर आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में काम करें, तो आप लोग अपना सीट जो है वो पक्का कर सकते हैं। तो हम लोग वही सब चीजों की बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन जो स्टार्ट हुआ था, 14 दिसंबर को फॉर्म्स निकल गए थे। क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने बताया मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरे भी सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं। सो 14 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, 14 जनवरी इज द लास्ट डेट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म। एंड ये डेट आगे बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार में बैठे रहें कि नहीं नहीं डेट्स तो आगे बढ़ेंगी, तो मैं अभी फॉर्म क्यों फिल करूंगा। ऐसा आपने नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सकता है आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर दीजिए। बिकॉज अगर आप ज्यादा देर करेंगे, अब 14 को रिलीज हुआ तब एकदम से ट्रैफिक हुआ होगा साइट पे, जब 14 जनवरी आने वाली होगी तब एकदम से ट्रैफिक होगा साइट पे। सो इट्स बेटर कि आप बीच में इसको फिल कर दें। ठीक है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इज 14 जनवरी, यानी कि अगर आप आज फॉर्म फिल कर देते हैं लेट्स से 18 दिसंबर, बट आप किसी रीजन से अभी फीस नहीं पे कर पाए, तो 14 जनवरी तक फी पे कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, जब तक आप फी पे नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिशन नहीं होगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं। ठीक है। करेक्शन विंडो 18 जनवरी टू 20 जनवरी ओपन होगी। अगर डेट्स बढ़ेंगी तो करेक्शन विंडो की डेट भी एक्सटेंड होगी। इंटीमेशन सिटी, जो बेसिकली इंटीमेशन सिटी स्लिप आएगी, सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, वो आपको बाद में पता चलेगी। एंड एडमिट कार्ड जो आएगा वो अराउंड आपका एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम डेट जो होती है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक होगी मार्च में। सो अगर लेट से आपका एग्जाम जो है वो 15 मार्च को है, ठीक है, आपका एग्जाम लेट से 15 मार्च को है, तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 9 to 10 मार्च तक आएगा। ठीक है, या हो सकता है 11 से 12 मार्च को आए। ठीक है, 3 to 5 डेज पहले, 3 to 5 डेज प्रायर क्या होता है, एनटीए एडमिट कार्ड्स रिलीज करता है। ठीक है। मंथ ऑफ एग्जाम मार्च 2026 एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 1 hour 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब टाइम क्या रहेगा, एग्जाम डेट, सिटी आपका क्या रहेगा, वो सब वहीं पे लिखा हुआ होगा। ठीक है। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एनटी को बेसिकली अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे जाके आप उनको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है यहाँ पे मैंने देखो अटैच भी किया हुआ है, इसको भी मैं अटैच कर दूंगी। कहाँ पे अटैच करूंगी इसको, मैं कहाँ पे अटैच करूंगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ये वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, एंड सिलेबस का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको जाके जो है बेसिकली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, ये हो गई बात। अब अगर बात की जाए फॉर्म फी की, तो फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स फीस ये है, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये है, SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए फीस ये है, पीडब्ल्यूडी के लिए ये, एंड आउटसाइड भारत जो फीस है वो ये है। अब अगर आप एक दो पेपर्स करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बॉटनी और लाइफ साइंस दिया था, अब मान लो मैं इस साल अगर एग्जाम दे रही होती, अगर मैं ये दो पेपर दे रही हूँ, तो मुझे फी कितनी पे करनी पड़ेगी, 1400। अगर मुझे इसके अलावा है कि नहीं नहीं मुझे ईवीएस भी देना है, तो मेरे को एडिशनल 700 भी पे करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे 2100 पे करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। नाउ, अब इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है। मैंने बस यही सोचा कि एकदम से सिलेबस पे मैं स्किप करूँ, उससे बेटर है आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाए, ताकि आपको और कई वीडियोस पे भागना ना पड़े। नाउ, एग्जामिनेशन मोड, जो एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है तो ये बातें आपको पता होंगी, एंड आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपियर किया होगा। जब आप लोगों ने सीओईटी यूजी भी दिया होगा तब भी आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही दिया था, है ना, यानी आप सेंटर पे जाएंगे,
कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे एंड आप अपने घर आ जाए। ठीक है। अब जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड में होगा। इसके अलावा जो मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का वो क्या होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस ये। बट हमारा क्या है, बॉटनी, तो हमारा जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, हमारा जो पेपर होगा वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। नाउ मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हमारा इंग्लिश एंड हिंदी है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम क्या होगा, बेसिकली 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स आप लोग एक तो चूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 90 मिनट्स रहेगी। यानी 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स का क्या मतलब है, यानी कि आप कितने पेपर्स के लिए पेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि अगर आप वहां पे जो है 50 पेपर या 20 पेपर लिखे हुए हैं तो आप सब में पेयर करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो एक लिमिट लगा देते हैं, आप अप टू 4 पेपर्स के लिए पेयर हो सकते हैं। Number of questions, each question paper will comprise 75 question। अब क्या होगा, 75 क्वेश्चन, 4 marks each, यानी कि टोटल जो आपका पेपर होगा दैट विल बी 300 marks। जस्ट अ मिनट। ओके, आई गेस अभी बेटर है। Sometimes my pen tablet gives a little problem। Anyways, अभी हम लोग ट्राई करते हैं। यस। ठीक है, तो आपका जो पेपर रहेगा वो कितने मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है एंड आपने उसमें तुक्का भी नहीं लगाया, आपने ये नहीं सोचा कि कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए, तो आपको वहां पर ना कोई मार्क्स मिलेगा, ना आपसे कोई मार्क्स लिए जाएंगे, यानी आपके टोटल मार्क्स में से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। बट अगर आपने तुक्का लगा दिया एंड वो गलत हो गया तो -1 वहां पर हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब अगर बात की जाए स्पेसिफिकली सीयूईटी पीजी बॉटनी के लिए, यानी कि बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो स्पेसिफिकली है, तो हम लोग अब यहाँ पर उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था कि आप 4 पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर कोड क्या है, बेसिकली ये जो आपका लिखा हुआ है ना, SCQP 07, ये जो है वो आपका बॉटनी के लिए पेपर कोड है। ठीक है। तो बॉटनी के लिए पेपर कोड ये ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट पेपर कोड होते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश में भी होंगे एंड हिंदी में भी होंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने सीयूईटी पीजी दिया था 2024 में। ठीक है। बट उससे पहले क्या होता था, उससे पहले होता ये था 2023 तक कि 75 क्वेश्चंस जो आते थे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते थे। 25 क्वेश्चंस जो आते थे वो एप्टीट्यूड के बेसिस पे होते थे। ठीक है, वो जनरल टेस्ट होता था, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते थे एंड 400 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। 2024 का जब नोटिफिकेशन आया तो एनटीए ने ये चीज चेंज कर दी थी एंड अब सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पेपर्स। ठीक है, जिनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे तो बात नहीं करने वाले हैं। वाई, बिकॉज हम लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बात करेंगे, मेरे को वीडियो बड़ी नहीं करनी है बहुत ज्यादा। आप लोग जिसके लिए आए हैं आपको उतना मिले, दैट्स इनफ। ठीक है। तो अभी आपका जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 300 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, टोटल आपका एग्जाम जो है वो 300 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर आपसे सिर्फ बॉटनी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, ये पीडीएफ भी दिखा देती हूँ, ऑल्दो वहां पे भी मैं इसको अटैच करूंगी, बट मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। सिलेबस के अंदर आपके टोटल 14 यूनिट्स हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर टोटल 14 यूनिट्स है। 14 यूनिट्स कौन कौन से हैं, फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, आर्किगोनियट एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, प्लांट सिस्टमैटिक्स है ये। ठीक है। हाँ, दिस इज अ टाइपिंग एरर।
रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये एरर तब से चलता आ रहा है जब मैंने अपने लिए सिलेबस देखा था, जब मुझे सीयूटी पीजी के लिए अपीयर करना था। ओके, यानी सिलेबस नहीं बदला है। अभी टोटल आपकी 14 यूनिट्स आएंगी, 300 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे है। अब सीयूईटी पीजी जो है वो इस साल जो बच्चे देंगे, मैं उनको दो कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब फाइनल ईयर में यहाँ पे कौन कौन आएगा इस बात को ध्यान से समझना। फाइनल ईयर में वो बच्चे भी आ रहे हैं जो अभी थर्ड ईयर में है, एनईपी, एंड वो बच्चे भी आ रहे हैं जो अभी अपने फोर्थ ईयर में है। ठीक है, यानी उनके लिए तो मास्टर्स क्या होगी, 1 साल की होगी। इसके अलावा और बच्चे कौन हो सकते हैं, ड्रॉपर्स, यानी कि जिन्होंने लास्ट ईयर किसी रीजन से एडमिशन नहीं लिया या नहीं हुआ, इस साल वो सीयूईटी पीजी के लिए अपीयर करेंगे। तो दो कैटेगरीज में मैंने अभी जो है बेसिकली मेजरली एस्पिरेंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब आप लोगों को ये 14 यूनिट स्टडी करने हैं, एंड यही आपको स्टडी करनी है ताकि आपका एग्जाम जो है निकल जाए। एग्जाम निकल जाए यानी कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए एंड आपको एक डिसेंट यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं द मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, हाउ टू स्टडी, यानी कि पढ़ना कैसे है। अब हमें पता चल गया पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर हो, वो सब पता चल गया, बट पढ़ना कैसे है वो भी तो पता होना जरूरी है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दूंगी, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं वहां पे मेंशन करूंगी जिनको आपने ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, उन पे आपने ज्यादा टाइम देना है, एंड बाकी को आप थोड़ा सा उनसे कम टाइम दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, हर पेपर के अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। तो हम लोग को वही टॉपिक्स को थोड़ा और ब्रश अप करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, यानी कि इस समय एक बात तो समझ में आ रही है कि सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन ही आपका बहुत जरूरी है। अगर आपका सिलेबस ही नहीं होगा तो आप बाकी चीजें कैसे कर पाओगे। अगर आपकी 14 यूनिट्स है एंड 14 में से आपने सिर्फ 7 यूनिट्स की हुई है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगी? मुझे नहीं लगता होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने बाकी 7 यूनिट्स छोड़ दिए हैं। हो सकता है वो आपने सोचा हो कि शायद इनमें से उतना नहीं आए, ऐसा आपने सपोज कर लिया, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक से या कौन से पर्टिकुलर यूनिट या चैप्टर से कितना ज्यादा आ जाएगा, एंड फिर आप बस वहां पे बैठे रहेंगे कि ओहो ये क्या हो गया। तो ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अभी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द दिसंबर जा चुका है, एंड अभी जो भी बच्चे रेगुलरली कॉलेज जा रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, एंड आई गेस 30-31 तक शायद आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, या शायद 27-28 जो भी है। यानी आपका दिसंबर जो है वो सेमेस्टर एग्जाम्स में निकल जाएगा। तो आपके पास में क्या बचता है, जनवरी फरवरी मेजरली बचता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको अपनी क्लासेस भी लगानी है। ठीक है, आप अपने अगर फोर्थ ईयर में है तो आपको अपने डिजर्टेशन वर्क या जो भी आप लोग कर रहे हैं वो सब चीजें भी आप लोग को देखनी है, एंड आपको सीओईटी पीजी के लिए भी प्रिपेयर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए मास्टर्स के अंदर। तो अब इतनी सारी चीजें करनी है तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट को मैं रैप अप करने की कोशिश करूँ तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, एंड सिलेबस में से भी आप सिलेबस को उस तरीके से कंप्लीट करें कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उनको आप पहले कवर करें, फिर आप थोड़ा सा मीडियम जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनकी वेटेज मॉडरेट है आप उनकी तरफ जाएं, फिर उसके बाद आप लो वेटेज वाले चैप्टर्स की तरफ जाएं या लो वेटेज वाली यूनिट्स की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है। नाउ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब सिलेबस भी करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है।
ठीक है, आपको अपने सेमेस्टर्स को भी देखना है। तो ऐसे में एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है? एक स्मार्ट अप्रोच आप लोगों के लिए क्या रहेगी? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, उनको सॉल्व करो। ठीक है, जब आप उनका एनालिसिस करते हो तब भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक जो है, या कौन से पर्टिकुलर यूनिट के कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन से पर्टिकुलर यूनिट जो है, ठीक है, अगर उसकी लो वेटेज भी है तो उसके कौन से टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक स्मार्ट अप्रोच वही होती है जब आप लोग क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि क्या होगा बेसिकली, इससे आपको एक तो पैटर्न पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग भी देखने को मिलेंगे, सिंपल एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको असर्शन रीजंस भी देखने को मिलेंगे। आपको जब इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम प्रॉब्लम आपको एग्जाम में होगी? ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में फेस करनी पड़ेगी। अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, आप लोग सिर्फ सिलेबस पढ़ते चले जाएंगे, तो भी कई बार सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली एंड आपको उसको अप्लाई नहीं करना आता, आपको ये नहीं पता कि अगर इससे रिलेटेड मेरे पास में कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे वहां पे, बट कुछ क्वेश्चंस जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, एंड ये क्वेश्चंस आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, उन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो पीडीएफ्स हैं मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। ठीक है, आप लोग एनटीए की वेबसाइट पे जाके भी स्टडी मटेरियल में उनको एक्सेस कर सकते हैं, बट आई ट्राई कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सीयूईटी के वो आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग क्या कर सके, बेसिकली टॉपिक्स को एनालाइज कर सके एंड वहां से आप लोग जो है बेसिकली कम से कम उनको तो जरूर कंप्लीट कर सके। ठीक है, एंड कम से कम आप ट्राई कीजिएगा कि लास्ट 2 to 3 years की अगर मैं बात करूँ, या अगर आप इससे ज्यादा के कर सके तो आप वो भी वहां पर कर सकते। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बुकलेट्स भी आती है, या फिर अगर मैं बात करूँ बुक्स भी आती है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर बुक्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की, तो अगर आप लोग चाहें ना तो उन बुक्स को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ यहाँ पे जो है किसी वीडियो को किसी बुक को प्रमोट नहीं करूंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला पब्लिकेशन ज्यादा बेटर है, तो आप लोग वो बुक यहाँ पर जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात आ रही है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट्स बोथ यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको वो 90 मिनट्स के अंदर जो 75 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी, ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सके। ठीक है, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है, एंड इसके अलावा मॉक्स देना बहुत जरूरी है। अब मॉक्स भी ना दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेक्शनल्स और एक होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, सॉरी, एक होते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, एक होंगे फुल लेंथ, सेक्शनल हो गए यूनिट वाइज, एंड एक होंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे होंगे? मान लो यूनिट 1 का, यूनिट 2 का अलग से टेस्ट है, यूनिट 3 का अलग से टेस्ट है,
ठीक है, ऐसे करके इंडिविजुअल यूनिट्स का टेस्ट दिया हुआ है, फिर कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स कंबाइन कर दी, जैसे यूनिट 1 2 3 कंबाइन कर दी, यूनिट 4 5 6 कंबाइन कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर क्या होता है बेसिकली, वो क्या होते हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं। अब फुल लेंथ टेस्ट कौन से होंगे, जहां पर आप लोग 1.5 घंटे का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, जो सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं ना, वो भी देने इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों के क्या क्या इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी जगह, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। क्या होता है बेसिकली, देखो, फुल लेंथ में आप क्या होगा, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 90 मिनट्स के अंदर। एंड वो किससे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पूरे सिलेबस से अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि वहां पे अब क्या होगा, कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स या डिफरेंट पब्लिकेशंस ने या डिफरेंट जो आपकी अकेडमीज है या इंस्टीट्यूट है, उनको जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, या प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करके भी ये लोग बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से जब वो लोग क्या करते हैं, अपना फुल लेंथ टेस्ट बनाते हैं, तो वहां पे आप कुछ कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10 यूनिट टेस्ट दे रहे हैं तो आपके वहां पे, ठीक है, काफी टेस्ट, आपके काफी टॉपिक्स प्रिपेयर हो जा रहे हैं। अब सेक्शनल में क्या होगा, आप 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हो। कुछ सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लाइक 30 मिनट्स के होंगे, उसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देर आर लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट इन मेनी सेक्शनल टेस्ट क्या होता है, 75 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट के लिए। अब देखो, 90 मिनट के अंदर उस पर्टिकुलर एक टेस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसी पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस को आप क्या कर रहे हो, वहां पर सॉल्व कर। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, ये आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्या क्या या किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपके यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, अब ये जो मॉक्स होते हैं ना, एक होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर मॉक्स, ठीक है, एंड एक होते हैं जो आपके बिल्कुल फ्रेश बनाए होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एकेडमीज या इंस्टीट्यूट्स या कुछ यूट्यूब चैनल अपने मॉक टेस्ट निकालते हैं एंड वो कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अब उनमें कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो बेसिकली प्रीवियस ईयर से उठाए हुए होते हैं। कुछ जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्टीज जिनकी जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, वो लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से वहां पर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर मॉक टेस्ट की, या जिनके आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप लोग आईएफएस, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट आईएफएस के मॉक्स काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और यूट्यूब चैनल है जो आपको अच्छा लगता है, या जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग वहां पे भी जाके उनको क्या कर सकते हो, बेसिकली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उनको भी आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो, या उनकी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, या कुछ क्या होता है, कुछ बुकलेट्स आती हैं, आप लोग वो परचेज कर सकते हो, या फिर आप कुछ ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, या कहीं भी आपको मिल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर सकते हैं, कुछ फ्री मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको पॉसिबल हो, या जिस भी ऐप या जिस भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप उसको करना चाहें, वो आप लोग वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर किए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब चीजें समझ में आई। ओके, सो अब अगर हम लोग बात करें बुक्स या रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उसकी बात अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, या अभी हम लोगों ने जान लिया कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि करना कहाँ से है। तो आप लोगों को कुछ बुक्स या रिसोर्सेज मैं सजेस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई और पता है, आप लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर पब्लिशर या किसी टीचर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट जो मुझे बेटर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मैं उनको यहाँ पर आप लोग को सजेस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो, अगर आप लोग अभी अपनी ग्रेजुएशन में हैं, तो आप लोगों ने सिलेबस को अगर देखा होगा, तो आपका जो सिलेबस है, ये वही सिलेबस है जो आप लोग अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। दैट मीन्स कि अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर नोट्स बनाए हैं, आपके जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं,
जो भी होते हैं, पीपीटीज होती हैं, पीडीएफ्स होते हैं, कुछ टीचर्स की सजेस्टेड बुक्स होती हैं, ठीक है, जो भी है, अगर आपके पास में वो वाला मटेरियल है तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको तो जरूर करना है। क्योंकि आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, इसीलिए क्लासेस में बोला जाता है ना कि नोट्स अच्छे तरीके से बनाने चाहिए, बट व्हाट स्टूडेंट्स डू इज वो लोग फोन चलाएंगे या क्लास में ध्यान नहीं देंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। बट इफ यू हैव योर नोट्स, ठीक है, आपके पास में अपने नोट्स होने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में नोट्स होते हैं ना तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सो आप लोग वो नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं एंड आपने लास्ट ईयर भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, एंड अगर आपने नोट्स बनाए थे तो आप लोग नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए या आपके पास में नहीं है, अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आप लोग के सिलेबस में ना सजेस्टेड बुक्स होती हैं। सिलेबस में भी क्या होती है, कुछ सजेस्टेड बुक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक बॉटनी के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी के लिए एक बुक है कोचर, एसएल कोचर की, बहुत ही बढ़िया बुक है वो, ठीक है। ऐसे ही इकोलॉजी के लिए बुक होती है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। सो जो पर्टिकुलर बुक्स आप लोगों के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है या आपकी टीचर सजेस्ट करती हैं, इकोलॉजी के लिए आप लोग जैसे ओडम पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्योंकि आपको 2 महीने में सब कवर करना है तो आप वो बुक्स पूरी पूरी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, आप लोग वो बुक्स पूरी पूरी नहीं पढ़ सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बुक है डॉक्टर अंशु गुप्ता की, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो बुक मैंने, जब मैं अपने सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैंने इस बुक से स्पेसिफिकली पढ़ाई की थी, ठीक है। एंड दिस इज वेरी कंसाइज, एक बुक आएगी इतनी मोटी, ग्रीन कलर का शायद उसका कवर होता है, अभी मुझे नहीं पता किस कलर का होता है, बट तब ग्रीन कलर का कवर होता था। डॉक्टर अंशु गुप्ता की बुक है, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी ब्रशअप होंगे, आपकी सब चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है, एंड आपको इजी रहेगा पढ़ने में, क्योंकि अब आपको क्या करना है, बहुत कम टाइम के अंदर चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कंसाइज, या आप लोग ऐसे पढ़ने का कोशिश करें कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसमें से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, ठीक है। अगर आप कम भी पढ़ रहे हो तो उसमें से आप मैक्सिमम आउटपुट निकालो, इस तरीके से पढ़ो। इसके अलावा आप लोग आईएफएएस की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा पाथ फाइंडर की बुक्स आती हैं, ठीक है, पाथ फाइंडर लाइफ साइंसेस की बुक आती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वो भी काफी अच्छी बुक है। ऑल्दो मैंने इसको नहीं फॉलो किया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने डॉक्टर अंशु गुप्ता की जो बुक है उसको फॉलो किया था, ठीक है, उनकी जो बुक है मैंने उसको फॉलो किया था। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वेट प्रेप की बुक्स आती हैं, ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इनका प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी बुक आता है एंड इनका सिलेबस बुक भी आता है, ठीक है। तो जो जो बुक्स मुझे लग रहा है, मैं उनके लिंक्स आप लोग को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके भी उनको परचेज कर सकते हो, या आप लोग अगर ऑफलाइन स्टोर से परचेज करना चाहिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। अगर यूट्यूब की मैं बात करूँ तो आपको जो भी यूट्यूब चैनल बेटर लगता है आप लोग उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। आईएफएएस है, वेट प्रेप है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग को जो भी ठीक लगता है आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं उनका पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। आई ट्राई कि आप लोग के एग्जाम से पहले मैं कुछ एनालिसिस वीडियोस भी ले आऊं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, इफ पॉसिबल। एंड इसके अलावा मॉक्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के मॉक्स भी वहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। आप लोग पाथ फाइंडर के चाहे उनके खरीद सकते हैं, वेट प्रेप, अन अकेडमी, जो भी आपको ठीक लगे आप उनके मॉक टेस्ट वहां पे खरीद सकते हैं। आईएफएस के ठीक लग रहे हैं, वेट प्रेप के ठीक, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप लोग खरीद सकते हैं। बट प्लीज प्रैक्टिस मॉक्स, प्लीज प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। चलो, अब अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट या हाई यील्डिंग टॉपिक्स की, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि एग्जाम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि कौन से टॉपिक से कब कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, एंड
कौन सा टॉपिक शायद जिसको मैं इन हाई यील्डिंग टॉपिक्स में ना मेंशन करूं, हो सकता है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, जिनको मैं मेंशन करूं उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए। सो एग्जाम्स जो होते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि क्या आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा। ठीक है। तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगी जिन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिनको आपको पहले कवर करना चाहिए। उसके बाद में आप लोग बाकी टॉपिक्स के पास में या उनके ऊपर आप लोग जा सकते हैं, सिलेबस आपको पूरा कवर करना। सबसे पहले अगर बात की जाए बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगर बात की जाए आपकी आर्किगोनिएट, ओके, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनाटॉमी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, प्लांट सिस्टमैटिक्स से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जेनेटिक्स, ऑफ कोर्स जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे बाकी जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बाकी टॉपिक्स अच्छा ध्यान से देखो। फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गया माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली। हाँ, माइकोलॉजी से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, एल्गी से पूछे जाएंगे, इसके अलावा फंजाई से पूछे जाएंगे बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम। फाइटोपैथोलॉजी से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्किगोनिएट हो गया, एनाटॉमी हो गया। अब इकोनॉमिक बॉटनी ये जो है ये इजी टॉपिक्स है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ना आप इजीली कर लेते हैं अगर आपको थोड़ा भी पता है तो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पेपर इसका ऑलरेडी दे चुके हैं तो वो पता होगा कि आप लोग कर लेंगे। क्या होगा बेसिकली, आपसे आपको कॉमन नेम्स दे रखे होंगे। ठीक है, आपसे साइंटिफिक नेम पूछ रखे होंगे, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहां से पूछ सकते हैं, उनकी यूसेज क्या है वो सब चीजें। ठीक है, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑफ कोर्स प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजोग्राफी जो है ये इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत आराम से जो है बाद में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो बच्चों को जनरली थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जिनको ना बच्चे सोचते हैं मैं शायद बाद में करूं, बाद में करूं। बट आप लोग जितना जल्दी इन टॉपिक्स को कवर करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर इन टॉपिक्स को यहाँ पर सबसे पहले कवर कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम के अंदर ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट वाले मोड में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि आप सब मॉक्स बाद में लगाने बैठो। अगर पॉसिबल हो, अगर आप लोग अभी कुछ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज खरीद लें तो आप अगर हो सके ना तो आप लोग टाइम टू टाइम मॉक्स भी लगाते रहो। ठीक है, यूनिट वाइज लगा लो, कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के कंबाइन मिल रहे हैं वैसे लगा लो। तो वो आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी टॉपिक्स नहीं करने हैं, आपको बाकी टॉपिक्स भी करने हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये वो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा वेटेज बस ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट में मैंने आपको बताई है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। डोंट इग्नोर पीवाईक्यूज, नेवर एवर इग्नोर पीवाईक्यूज। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। या फिर क्या होगा, मान लो कोई कोई क्वेश्चन किसी तरीके से आया था, अब मान लो कि उसी क्वेश्चन में आपको किसी तरीके और तरीके से घुमा के पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने पीवाईक्यूज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है।
मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। अभी आप लोगों ने क्या करना है बेसिकली, अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को, अपने सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन, आप लोगों का फाइनल ईयर में अगर है तो आप लोग का लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने सेमेस्टर्स को भी देखना है एंड आपने सीयूईटी प्रिपरेशन को भी देखना है, आपने अपने एडमिशंस सिक्योर करने के लिए सीयूईटी के लिए भी पढ़ना है। सो आप लोगों को दोनों को अलाइन करके चलना है एंड उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करूं, ठीक है, मैं किस तरीके से मॉक्स भी दूं, मैं किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करूं, मैं किस तरीके से अपनी फाइल्स कंप्लीट करूं कॉलेज की, ठीक है, मैं किस तरीके से वहां के इंटरनल असेसमेंट टेस्ट दूं, मैं किस तरीके से जाके क्लासेस लगाऊं, वो सब चीजें आपने करनी है एंड अटेंड क्लासेस, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो सीयूईटी की प्रिपरेशन के समय क्लासेस ही जाना बंद कर देते हैं। मैं अपनी क्लासेस में बहुत रेगुलर थी इवन इन माय थर्ड ईयर, ठीक है। आई अपियर्ड फॉर आईआईटी जैम ऑल्सो, मैंने आईआईटी जैम भी दिया था, उसको भी क्वालिफाई किया था। मैंने सीयूईटी पीजी भी दिया था एंड मैंने उसको क्वालिफाई करके भी एडमिशन लिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट भी दिया था, उसके अंदर भी आई गॉट AIR 2 इन हरियाणा कैटेगरी एंड 11 इन ऑल इंडिया कैटेगरी, ठीक है। बट आई वॉज वेरी रेगुलर इन क्लास, मैं क्लास में जरूर जाती थी, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज जो होती है ना वो आपको जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए जा रहे हैं वहां से मिल रही है, आपकी टीचर्स जो समझा रही हैं वो फालतू नहीं है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। तो कितना अच्छा रहेगा अगर आप लोग वहां से वो चीज सुन लें एंड आपको फिर बाद में सिर्फ वो टॉपिक सिर्फ रिवाइज करना पड़े। इट वुड बी सो मच बेटर फॉर यू। सो ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस, ठीक है। हाँ, जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं आज सिर्फ थोड़ा ही है क्लासेस या आज मिस कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, उस दिन आप लोग टाइम सेव करने का कोशिश करो। बट अगर हो सकता है तो क्लासेस आप लोग लगाएं। मेक नोट्स, ठीक है, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। डायग्राम्स बहुत जरूरी है, स्पेशली यू ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में, ठीक है। अगर आप लोगों के कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ठीक है, या कुछ साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल, पोटेशियम साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है, कुछ भी है, तो डायग्राम्स बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है वो आपसे लेबलिंग पूछ ले, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये थोड़ी ना कि आपको बस एक क्वेश्चन दे देंगे और उसके आंसर्स नीचे लिख देंगे और बस आपको वैसे ही करना होगा। तो मल्टीपल चॉइस भी वो कई तरीके से पूछ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। आप लोग जितना बढ़ते जा रहे हैं अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे कि मैं बाद में शायद कर लूं, आपके पास में उतना टाइम नहीं है। अभी भी आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोग उनको भी मैनेज कर रहे होंगे, आप सीयूईटी के लिए भी पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऑलरेडी कोचिंग ले रहे होते हैं तो शायद उनकी क्लासेस चल रही हो या मॉक्स चल रही हो, तो आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो शायद जितना आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना है। सॉल्व मॉक टेस्ट, ठीक है, एंड मॉक्स लगाने बहुत जरूरी है। फाइनल मैसेजेस, बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ, आई कैन क्रैक द एग्जाम एंड आई कैन गेट एडमिशन एंड ऑल्सो आई कैन सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन माई सेमेस्टर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन का भी फाइनल ईयर रैप अप हो रहा होगा। ये बात मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो अभी फाइनल ईयर में है, ड्रॉपर्स के लिए नहीं। तो आप लोग का फाइनल ईयर भी रैप अप हो रहा है, आपको एक डिसेंट CGPA भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। सो अगर आप लोग एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच का मतलब यही है कि आप लोग अपना सिलेबस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, प्रॉपर रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए। आपने ऐसे नहीं करना है कि अगर आपका दोस्त 10 बुक्स में से पढ़ रहा है तो आप भी 10 किताबें उठा के ले आओ। अगर मैंने आपको यहाँ पे 10 रिसोर्सेज बताए हैं या मैंने आपको 10 डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक बता दी है, तो आप ऐसा नहीं है कि 10 डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक उठा के पढ़ने लग जाओ। ऐसे आप करोगे तो आप एक ही टॉपिक या एक ही यूनिट पे आप अटके रह जाएंगे एंड फिर पेपर पास में आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, साथ साथ रिवीजन कीजिए, मॉक्स हो सके यूनिट वाइज मॉक लगाइए, फुल लेंथ हो सकते हैं वो लगाइए। धीरे धीरे जब एग्जाम पास में आएगा तो मॉक्स की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा देनी है, नंबर ऑफ मॉक्स आप कितने दे रहे हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप, और बहुत इंपॉर्टेंट, मॉक्स या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आप लगा रहे हैं, पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपने 1.5 घंटे मॉक दिया है
ठीक है। एंड अगर आपके 300 में से 150 मार्क्स आए हैं तो वो बाकी 150 कहाँ गए, ये यहाँ पे आपने जो ठीक किया आप उनको भी एनालाइज कीजिए, जो आपने गलत किया उसको भी एनालाइज कीजिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाएंगे एंड आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। ठीक है। सो आपको याद रखना है कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है। बट इफ यू फॉलो अ स्मार्ट अप्रोच यू कैन बी द वन जिनको सीट मिल जाएगी। ओके। ओके। सो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट आई होप मैंने सब चीजें कवर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, ये वाला पीडीएफ इंक्लूडेड, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे। Do share with the video with your friends and stay tuned for more such important videos. We will meet you with another interesting video. Till then, keep learning.